एग्जीक्यूशन चैप्टर 28। एग्जीक्यूशन सिविल केसेस का पता है कुछ? वहाँ पे जब एक दावा डिग्री होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन हम फाइल करते हैं कि उस पर अमल दरामद करवाया जाए। ये चैप्टर में भी यही बताया गया कि जब कोई सेंटेंस वगैरह पास होती है तो उसकी इजरा कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाना। ये बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये बताया गया कि अगर डेथ हो गई है किसी को अवार्ड, तो लाइफ सेंटेंस की इम्प्रिजनमेंट हो गई है, विपिंग हो गए हैं, फाइन हो गए हैं, तो उनकी एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है। ठीक है, अब इसका 381 पहला सेक्शन क्या कह रहा है? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 376 व्हेन अ सेंटेंस ऑफ डेथ और sentence of death passed by a court of session is submitted to the High Court for the confirmation. Such court of session shall, on receiving the order of confirmation or other order of the High Court thereon, cause such order to be carried into effect by issuing a warrant or taking such other steps as may be necessary. हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जब डेथ अवार्ड होनी है सेशन कोर्ट की तरफ से तो क्या प्रोसीजर होता है? वो हाई कोर्ट को मैटर भेजा जाता है सेशन कोर्ट की तरफ से कि इसको कंफर्म किया जाए या अदरवाइज़ कोई भी और उसको कम वगैरह करना है सज़ा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब सेशन कोर्ट ने डेथ अवार्ड कर दी है तो मैटर्स हाई कोर्ट को गया और हाई कोर्ट से कंफर्मेशन का या कोई अदरवाइज़ कोई दूसरा ऑर्डर आता है, उसको कम कर दिया जाता है, लाइफ कर दिया जाता है, 14 साल कर दी जाती है, वट दोनों सूरतों में जब वो वापस मैटर सेशन कोर्ट को आता है तो उस पर एग्जीक्यूट करवाने के लिए वारंट इशू किया जाता है। ठीक है, अब उसमें या फिर जो भी दूसरे तरीके हों वो अडॉप्ट किए जाते हैं। देखिए, जब भी इसको डेथ अवार्ड होती है ना तो जो वारंट इशू किया जाता है उसको डेथ वारंट कहते हैं, सॉरी ब्लैक वारंट कहते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द सेंटेंस ऑफ डेथ शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द ईयर्स, ये वही बात आ गई कि जब किसी को डेथ अवार्ड हो गई या हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि उसके लीगल एयर्स प्रेजेंट हों, उनकी मौजूदगी में करना होता है ताकि शायद आखिरी वक्त में उनको रहम आ जाए या कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो जाए। तो ये प्रोवाइज़ो में कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द सेंटेंस ऑफ डेथ शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द एयर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्डन द कन्विक्ट और एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज़ विद हिम even at the last moment before execution of the sentence, कि एग्जीक्यूशन उसको जब होने से किसी भी वक्त पहले उनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या वो मुआफ़ कर दें। तो ये पहला आ गया डेथ से रिलेटेड, ठीक हो गया। अब 382, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, the high court shall order the execution of the sentence to be postponed and may, if it thinks fit, commute the sentence to imprisonment for life. अगर कोई वुमेन है, पहला ये 381 में आ जाए। 381 में हमने क्या पढ़ा है? अगर किसी को डेथ अवार्ड हुई है तो सेशन कोर्ट कहाँ पे? हाई कोर्ट में मैटर रेफर करेगी। हाई कोर्ट से जब या तो उसको कंफर्म किया जाएगा या उसको अगर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया या किसी और दूसरी सजा में, ये ऑर्डर हाई कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जब वापस बताया जाता है तो फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि सेशन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया डेथ का तो स्ट्रेट वे ही उसको फांसी लगा दो। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू था कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ये इसमें बताया गया था। लेकिन साथ इसमें ये भी कहा गया था कि जब अगर कंफर्म भी कर दिया है तो प्रोवाइजो में ये था कि लीगल एयर्स उनकी मौजूदगी में इसको एग्जीक्यूट करना है। क्यों? शायद वो इसको पार्डन कर दें, माफ़ कर दें, या फिर उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ में उसके साथ चले जाए। इवन एट द लास्ट मोमेंट जब सज़ा देने लगे हैं ना, उस वक्त भी ये हो सकता है, देने से पहले किसी भी टाइम। ये सेक्शन 381 था। 382 में सिंपल ये कह दिया गया कि अगर कोई वुमेन है, वो अगर प्रेग्नेंट है तो उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा कि इसके चाइल्ड की बर्थ हो जाए, या फिर इसको कम्यूट करके लाइफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, डेथ से लाइफ में। ये दोनों आगे जहाँ पे वुमेन होगी प्रेग्नेंट।
दो बातें क्लियर होगी। अब आ जाए आगे 382A। अब इसमें दो बातें की गई हैं। नंबर 1, where the accused is awarded any sentence of imprisonment under section 476 के अंदर अगर किसी को सज़ा दी गई है और is sentenced in cases other than those provided in section 381 to imprisonment or whether with or without fine or whipping for a period less than 1 year। दूसरी बात आ गई, पहले तो 476 में उसको इम्प्रिजन किया, दूसरा बात आ गई क्या कि अगर तो उसको 381 के अलावा कोई और सज़ा दी गई है और वो सज़ा कितनी देर से कम है, 1 साल से कम अरसे के लिए है, तो बेसिकली क्या होता है कि सज़ा को फौरी एग्जीक्यूट यहाँ पे भी नहीं करवाया जाता। वेट की उससे श्योरिटी बॉन्ड लिए जाते हैं, फिर वेट के उस टाइम तक के लिए कि वो अपील फ़ाइल कर ले। फिर वो अगर अपील फ़ाइल कर देता है तो जब तक उस अपील का फ़ैसला नहीं आता तब तक उस सज़ा को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। देखें, वेयर द एक्यूज्ड, ये दो सिचुएशंस आ गई। द सेंटेंस शैल नॉट, if the accused furnishes bail to the satisfaction of the court of his appearance at such time and place as the court may direct, be executed, execute नहीं की जाएगी until the expiry of the period prescribed for making an appeal against such sentence, कि अपील के टाइम तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और if an appeal is made within that time until the sentence of imprisonment is confirmed by the appellate court, या तो अपील फाइल कर दी गई है और जब तक एपलेट कोर्ट ने उसको कंफर्म नहीं किया तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। बट द सेंटेंस शैल बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर मेकिंग एन अपील और इन केस एन अपील एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एपलेट। ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपल सी बात ये कर दी है कि 382A, 382A इसमें ये कह दिया गया है कि दो सिचुएशंस बता दी हैं, एक तो अंडर सेक्शन 476 होगा या फिर लेस देन 1 ईयर की अगर सजा है तो ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक अपील का टाइम है या फिर अपील फाइल कर दी गई है लेकिन उस पर फैसला नहीं आया। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपील का फैसला आ जाता है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मेक सेंस? समझ में आने वाली बात है कि अपील इसीलिए दी गई है ना कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर एक कोर्ट ने सजा दे दी, अपील का टाइम अभी गुजरा भी नहीं है या अपील उसने फाइल की है और उसका फैसला ही नहीं आया, पहले ही वो सजा को आप एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दो। 382B इसमें क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने वैसे एक सेपरेट भी वीडियो बनाई हुई है 382 से। देखें, एक पर्सन है, वो अरेस्ट हो गया, ठीक है, उसकी बेल नहीं हुई, पूरा उसने ट्रायल के दौरान वो जेल में ही था, उसकी बेल नहीं हुई। फिर जजमेंट आई, फैसला हो गया। जजमेंट में 382 का बेनिफिट ये है, फॉर इंस्टेंस इसको अगर 3 साल के लिए सजा दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ट्रायल के दौरान अपनी अरेस्ट से लेके ये 1 साल तक के लिए अंडर कस्टडी था, जेल में ही था, तो ये 382B का बेनिफिट ये होगा कि ये जो 1 ईयर होगा ना, ये 3 ईयर जो इसकी सजा दिया गया इम्प्रिजन करने के लिए उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो, वरना तो ये 3 और 1 4 साल हो जाती है ना। अब ये 382B का फैसला, जब कोर्ट कोई भी फैसला देती है ना, वो देखती है कि अगर तो एक्यूज्ड कस्टडी में ही है तो उसको जितनी देर के लिए भी वो कस्टडी में रहा है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो कोर्ट बाकायदा जजमेंट में लिखती है कि 382B का इसको बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी ये टाइम जितना अरसा वो ट्रायल के दौरान अंदर रहा है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। Where a court decides to pass a sentence of imprisonment to an accused, ठीक है, for an offence, it shall to take into consideration the period, if any, during which such accused was detained in the custody for such offence। तो ये कोर्ट कंसिडर करेगी कि जितना अरसा वो अंदर रहा है उसको भी आप
382B का बेनिफिट दे के, तो वो भी टाइम उसका इंक्लूड कर दो सज़ा के अंदर जो वो काट चुका है। ठीक हो गया। 382C, scandalous or false and frivolous pleas to be considered in passing sentence. In passing a sentence on an accused for any offence, a court may take into consideration any scandalous or false and frivolous pleas taken in offence by him or on his behalf. यानी जो भी उसका ट्रायल चल रहा था उसके दौरान अगर उसने कोई फॉल्स एंड फ्रिवलस किस्म की प्लीज ली हैं, झूठे या बातें वगैरह की हैं, तो उनको भी कोर्ट कंसिडर करेगी, उनके लिहाज से भी कोर्ट कोई उसको अगर सज़ा देना चाहे तो वो दे सकती है। 383, अच्छा अब ये वारंट से रिलेटेड है कि वारंट इशू किया जाता है वेयर द अक्यूज्ड इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट इन केसेस अदर देन दोज प्रोवाइडेड इन फॉर द सेक्शन 381। 381 में जो बताई गई थी बातें उनके अलावा कोई सज़ा देनी है। एंड 382A, अब ये वहाँ पे दो सिचुएशन थी ना, 381 में क्या हमने पढ़ा था, डेथ वाली होगी, 382A में क्या था कि ये वाली दो सिचुएशंस आ गई, इनके अलावा कोई और करनी है, सज़ा देनी है। और दूसरे केसेस हैं, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल फोर्थविथ फॉरवर्ड अ वारंट टू द जेल टू इन विच ही इज़ और इज़ टू बी कन्फाइंड। जिस जेल में उसको रखना है उसको एक वारंट उसके लिए इशू किया जाएगा। And unless the accused is already confined in such jail, shall forward him to such jail with a warrant। तो एक वारंट इशू किया जाएगा, अभी कौन सी जेल में रखना है, अगर ऑलरेडी वो उस जेल में है तो वहाँ पे वारंट दे दिया जाएगा। ये वारंट देना होता है, ये वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो सज़ा दी गई है कोर्ट की तरफ से उसको एग्जीक्यूट करवाने का वारंट है, ये लाजमी इशू होना होता है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ द वारंट, अब ये इसमें क्या बताया जाएगा, एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल और अदर पर्सन और अदर प्लेस इन विच द प्रिजनर इज़ और इज़ टू बी कन्फाइंड। यानी अगर जेल में उसको भेजना है तो जेल का जो इंचार्ज होगा, जेलर होगा, उसको डायरेक्ट किया जाएगा, या किसी और जगह पे अगर रखना है तो वहाँ के जो भी इंचार्ज होगा उसको वो उसके नाम पे होगा ये वारंट। अच्छा, ये किसको, ये बाय नेम किसको जाएगा, व्हेन द प्रिजनर इज़ टू बी कन्फाइंड इन अ जेल द वारंट शैल बी लॉज्ड विद द जेलर। ऑब्वियसली अगर उसको जेल में रखना तो जेलर के नाम का ये किया जाएगा, लॉज किया जाएगा वारंट। अच्छा, ये तो आ गई इम्प्रिजनमेंट की बातें, डेथ वाली भी आ गई है, 382A वाली भी आ गई है, ये बाकी सारे ऑफेंसेस वाले उनमें भी आ गया, जेलर को किया जाता है। अब आ जाता है फ़ाइन की बात कि फ़ाइन अगर किसी को जुर्माने की सज़ा हुई है तो उसको भी तो एग्जीक्यूट करवाना है, जुर्माना भी तो रिकवर करवाना है ना, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, डेफिनेटली उसके लिए भी एक वारंट तो इशू किया जाएगा। सबसेक्शन 1, व्हेन एवर एन ऑफेंडर हैज़ बिन सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस मे टेक एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ अ फाइन इन ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग वेज, दैट इज़ टू से। अब दो तरीके उन्होंने बता दिए गए हैं कि जी जब हमने जुर्माना रिकवर करवाना है ना, उसके दो तरीके होंगे। पहला क्या होगा, इशू अ वारंट फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट बाय अटैचमेंट और सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफेंडर। फाइन आ गया, फाइन रिकवर करवाना। पहला क्या आ गया, जो भी उस ऑफेंडर की मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसकी अटैचमेंट और सेल, इसका वारंट इशू कर दिया जाएगा कि भाई इस, हाँ जी, जो जिस कोर्ट ने ऑब्वियसली सजा दिया ये वारंट उसी ने इशू करना है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अब ये रेवेन्यू के किसको करना होता है, इशू अ वारंट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑथराइजिंग हिम टू रियलाइज द अमाउंट by execution according to the civil procedure code of movable immovable property of both। अच्छा, दूसरा तरीका ये आ गया कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, डीओ रेवेन्यू, इसको वारंट दे दिया जाएगा इसके नाम कि भाई ये इस बंदे की, ये जो डिफॉल्टर है, इसकी जो भी चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है और या इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनसे सीपीसी के अकॉर्डिंगली, जो भी तरीके सीपीसी में बताए गए उनके अकॉर्डिंगली रिकवर करो जी इसका फाइन। दूसरा तरीका ये हो गया।
पहली में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर दो फाइन के लिए। दूसरे में ये होता है कि रेवेन्यू के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आप वारंट इशू कर देते हो कि जो डिफॉल्टर है उसकी मूवेबल या इमूवेबल जो भी प्रोसीजर सीपीसी में बताया गया ना उसको अडॉप्ट करके ये हमें रिकवर करके दो। बाकी आप ये सारा पढ़ लेना इसमें। अच्छा, रेवेन्यू देखें, हमारा जो भी कोई हमारी ज़मीन है, कोई जायदाद है, वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में होगी। मेरा ये घर है, मैं इसका मालिक हूँ, तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगी, मेरे नाम पे होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉपर्टी अगर किसी को कोई विरासत से भी आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके नाम पे ट्रांसफ़र होनी होती है, जिसको विरासती इंतकाल कहते हैं। तो ये कहा गया कि अगर उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ से ऑब्वियसली रिकॉर्ड में पता होगा, उसके थ्रू जो सीपीसी में बताए गए हैं, अटैचमेंट या सेल वट वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके तो फाइन हमने रिकवर करना है बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है 389। मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही वाले कर रहा हूँ। 389 बाकी आप ये खुद पढ़ लेना, ये पढ़ने वाला ही सेक्शन है। हु मे इशू वारंट, every warrant for execution of any sentence may be issued either by the judge or magistrate who passed the sentence or by his successor in office। आपने अभी क्वेश्चन किया था ना, जिस जज ने भी या जिस मैजिस्ट्रेट ने भी ये सेंटेंस पास की है ना, ये वही वारंट इशू करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया तो जो उसकी जगह पे ऑफिस आएगा जज या मैजिस्ट्रेट वो इशू करेगा। क्लियर हो गया, ये बात 383 में थी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है विपिंग का। अब ये विपिंग वाले कोड़ों की सज़ा 390 से ये शुरू होते हैं। व्हेन द अक्यूज्ड इज सेंटेंस्ड टू विपिंग ओनली, सिर्फ विपिंग की अगर कोड़ों की सज़ा मिली है, द सेंटेंस शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 391 बी एग्जीक्यूट एज सच प्लेस एंड टाइम एज कोर्ट में डायरेक्ट। कोर्ट बताती है कि भाई किस जगह पे इसको कोड़े मारने हैं, वो कोर्ट ने साथ ही बता देना होता है। Execution of whipping only when the accused is sentenced to sorry, ये हमने पढ़ ली है। ए में क्या कह रहे हैं? Execution of sentence of whipping in addition to imprisonment, यानी अगर कोई imprisonment हो उसकी addition में, is sentenced to whipping only and furnishes bail to the satisfaction of the court for his appearance at such time and place as the court may direct, or is sentenced to whipping in addition to imprisonment. The whipping shall not be inflicted until 15 days from the date of the sentence, or if an appeal is made within that time, until the sentence is confirmed by the appellate court। वही बात आ गई ना कि देखें, ये तो अंडरस्टूड बात है कि अगर अपील प्रोवाइडेड है तो जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता या अपील अगर टाइम नहीं गुजर जाता, उसने नहीं फाइल की अपील, तो फिर तो एग्जीक्यूट होगी। या अगर उसने अपील फाइल कर दी है तो जब वो कन्फर्म होगी उसके बाद ही ये सज़ा एग्जीक्यूट हो सकती है। अच्छा, मोड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट। अब ये इसमें बताया गया है कि वो कितना उसका डायामीटर वगैरह होगा वो जिससे सज़ा कोड़े लगने हैं। इन केस ऑफ ए पर्सन ऑफ और ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा है, ऑफेंडर है, जिसको ये कोड़ों की सज़ा होनी है। शैल बी इन्फ्लिक्टेड विद ए लाइट रैटन नॉट लेस देन हाफ एन इंच इन डायामीटर, यानी वो जो कोड़े जिससे मारते हैं ना उसकी जो डायामीटर उसकी होगी वो हाफ मीटर, हाफ कितना कह रहे हैं, हाफ इंच, 1 इंच इतना तो होता है ना, हाफ इंच से ज़्यादा वो मोटा नहीं होगा अगर 16 साल से कम उम्र है उसकी, ज़्यादा उम्र है। इन सच मोड और ऑन सच पार्ट ऑफ द पर्सन एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। अब ये गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतों ने रूल्स बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली मारा जाएगा। लेकिन 16 साल से ज़्यादा है तो आधे इंच से ज़्यादा डायमीटर वाला नहीं वो कोड़ा होगा। एंड इन केस ऑफ ए पर्सन अंडर द 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर 16 साल से कम है, ऑन सच पार्ट ऑफ द पर्सन, हाँ, तो ये इसमें कह रहे हैं ये भी फिर गवर्नमेंट प्रोविंशियल ही बताएगी रूल्स के थ्रू कि वो कितना मोटा होना चाहिए और बॉडी के किस पार्ट में लगना चाहिए। पर ये जाना 16 साल से ऊपर का तो हाफ इंच से ज़्यादा वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा। ये सारा गवर्नमेंट ही बताना होता है। लिमिट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कि कितने लगाए जाएंगे एक वक्त में। इन नो केस शैल सच पनिशमेंट एक्सीड 30 स्ट्राइप्स, यानी 30 से ज़्यादा कोड़ों की किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। ये कंफर्म कर रहे हैं। इन नो केस यानी कुछ भी हो जाए,
shall such punishment exceed 30 stripes, and in case of a person under 16 years of age it shall not exceed 15 stripes। 16 साल से कम का ऑफेंडर है, 16 साल से अबव है, उसको मैक्सिमम कितने 30 स्ट्राइप्स यानी 30 कोड़ों की सज़ा हो सकती है। 16 साल से अंडर आ गया तो फिर कितने हाफ हो जाएगी 15, ये याद रखें कोड़ों का। ठीक हो गया। अच्छा सर और कौन आया हुआ? मोहम्मद अली भी बैठा है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए 393 नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय इंस्टॉलमेंट एग्जम्पशंस। अच्छा इंस्टॉलमेंट में नहीं होनी। नो सेंटेंस ऑफ विपिंग शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय इंस्टॉलमेंट्स एंड नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शैल बी पनिशेबल विद विपिंग नेमली। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये जो कोड़े लगने हैं ना ये इंस्टॉलमेंट में नहीं लगने, एक गो में लगा दो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉलोइंग पर्सन हैं इनको कोड़ों की सज़ा हो ही नहीं सकती। पहला कौन सा है? फीमेल औरतों को कोड़ों की सज़ा नहीं हो सकती। बी क्या है? मेल सेंटेंस टू डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 5 ईयर्स। ऐसे ऑफेंडर्स जिनको डेथ की सज़ा हुई है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है या 5 साल से ज़्यादा की उनको कैद की सज़ा हुई है उनको भी कोड़े नहीं लगेंगे। फीमेल को, डेथ वालों को, लाइफ वालों को और 5 साल से ऊपर जितनी सज़ाओं वाले हैं उनको नहीं कोड़े लगेंगे। सी मेल होम द कोर्ट कंसिडर्स टू बी मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, या ऐसे मेल जिनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है उनको कोड़े नहीं लगेंगे। ये इन्होंने बता दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन किन को कोड़ों की सज़ा नहीं दी जा सकती तो ये 3 आ जाते हैं जिनको कोड़े नहीं लगाए जा सकते, सज़ा ही नहीं दी जा सकती। 394 विपिंग नॉट टू बी इन्फ्लिक्टेड इफ ऑफेंडर नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर उसकी सेहत वगैरह ठीक हो तो फिर नहीं लगाए जाएंगे। द पनिशमेंट ऑफ विपिंग शैल नॉट बी इन्फ्लिक्टेड अनलेस अ मेडिकल ऑफिसर इफ प्रेजेंट सर्टिफाइज और इफ देयर इज not a medical officer present unless it appears to the magistrate or officer present that the offender is in a fit state of health to undergo such punishment। यानी डॉक्टर पहले देखेगा कि भाई अगर तो इसकी सेहत ठीक नहीं है तो नहीं कोड़े लगाए जाएंगे। अगर डॉक्टर नहीं प्रेजेंट तो जो जज साहब हैं या जो वहाँ पे ऑफिसर दूसरा कोई है वो अगर कह देता है कि नहीं भाई इसकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, अभी ठीक नहीं है, बीमार वगैरह, तो फिर कोड़े नहीं लगेंगे। Stay of execution. If during the execution of sentence of whipping a medical officer certifies or it appears to the magistrate or the officer present that the offender is not in a fit state of health to undergo the remainder of the sentence, the whipping shall be finally stopped। अगर तो जब उसको कोड़ों की सज़ा दी जा रही है उसके दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कह देता है कि नहीं ये अब और इसको मज़ीद ना मारो, ये मर जाएगा, या फिर वो मैजिस्ट्रेट या जो और कोई दूसरा कोई ऑफिसर बैठ था जिसकी प्रेजेंस में ये कोड़े लग रहे थे वो कह देता है कि बस करो भाई अब ज़्यादा इसको नहीं मारना, तो जो विपिंग शैल बी फाइनली स्टॉप, तो उसकी जितनी भी रिमेनिंग होंगे विपिंग वो रोक दिए जाएंगे, बस ख़त्म, जितने लग गए लग गए। अच्छा अब इसमें ये 396 ये इम्पोर्टेंट है अब सेक्शन। इसमें क्या कह रहे हैं? यानी ऐसे कॉन्विक्ट्स जो सज़ा काटते हुए भाग जाए उनको दोबारा पकड़ोगे, फिर उनको दोबारा उनकी सज़ा वहीं से कंटिन्यू होगी। ये सारी है कि या उनकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी, पहले सिंपल थी अब वो भाग गए हैं दोबारा उनको पकड़ा है तो फिर उनकी सज़ा रिगरस भी हो सकती है, या फिर पहले उनकी सज़ा सिंपल थी अब वो भागे हैं दोबारा पकड़े गए हैं अब उनको सज़ा उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये स्वेयर किस्म की फिर उनको सज़ा मिलेगी। ये इस सेक्शन में कहा गया when this sentence is passed under this code on an escaped convict भाग गया था, such sentence if of death, fine or whipping shall be subject to the provisions herein before contained take effect immediately। यानी फौरी उनको दोबारा वो पकड़े गए हैं तो उनको सज़ाएं देनी शुरू कर दी जाएंगी। and if of imprisonment of life of imprisonment or imprisonment for life shall take effect accordingly in the following rules, that is to say। पहली बात तो उन्होंने ये की थी ना कि अगर डेथ, फाइन या विपिंग वाले होंगे तो उनको पकड़ा गया तो फौरी सज़ाएं एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी दोबारा से। लेकिन अगर उनको इसके अलावा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या कोई दूसरी इम्प्रिजनमेंट है तो फिर
वो नीचे वाले काम आ जाएंगे उसके। इफ़ द न्यू सेंटेंस इज स्वीरर इन इट्स काइंड then the sentence which such convict was undergoing was when he escaped, the new sentence shall take effect immediately। यानी कोई उसको ज़्यादा वाली सज़ा दे दी गई है, वो पकड़ा गया, दोबारा भाग गया था, पकड़ा गया, तो उसको सवेर वाली नई सज़ा भी दी जाएगी और वो फिर होगी उसकी। When the new sentence is not severer in its kind than the sentence the convict was undergoing when he escaped, the new sentence shall take effect after he has suffered imprisonment for a further period equal to that which at the time of escape remained unexpired। यानी देखें सीधी सी बात है, वो भाग गया था, अगर तो उसको न्यू सेंटेंस सवेर दे रहे हैं तो वो तो फौरी शुरू हो जाएगी, और अगर सवियर नहीं है, कोई दूसरी सज़ा भी उसको भागने की वजह से दे रहे हैं, तो जो पहले वाली सज़ाएँ हैं वो ख़त्म होगी, उसके बाद ये सवेर वाली शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सवेर वाली कौन सी होंगी? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो कहते हैं तन्हाई वाली, ये सवेर पनिशमेंट कंसिडर होगी। शैल बी डीम सवेर दैन द सेंटेंस ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है ना, एक सिंपल होगी, एक वैसे उसको या रिगरस दी जा रही थी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये सवेरर गिनी जाएगी। सेम लाइक दूसरी वो ये बता रहे हैं कि अगर पहले किसी को सिंपल सज़ा थी, बाद में उसको दे दी गई है रिगरस क्योंकि वो भाग गया था, दोबारा पकड़ा गया, तो ये सवेरर गिनी जाएगी। तो ये था 396, इसको पढ़ लेना। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि सवेरर सज़ा दी जाएगी, बंदा एक दफ़ा एस्केप कर जाए, अपनी सज़ा से भाग जाए सज़ा के दौरान। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये 397 ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से देख लो। सेक्शन 397, अब इसमें क्या कहा गया है कि एक पर्सन है, वो अपनी सजा काट रहा है, अंडरगोइंग है। अंडरगोइंग का वक्त मतलब ये होता है कि वो सजा अपनी काट रहा है। इसी दौरान अगर उसे किसी दूसरे केस में, अदर केस में सजा हो जाए, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, वो सजा कैसे चलेगी? यहाँ पे सेक्शन में ये कहा गया है कि जब एक बंदा, एक कॉन्विक्ट है, वो अपनी सजा काट रहा है, ठीक है, इसी दौरान दूसरे केस में भी उसको सजा हो गई है, तो ये चलेंगी कंसेक्यूटिवली। हमने पढ़ा था ना सेक्शन 35 में कि ये जब काट लेगा उसके बाद ये दूसरी वाली शुरू हो जाएगी, अनलेस कोर्ट कहेगा नहीं जी ये कंकरेंट कर दो। ठीक है, ये कोर्ट की आ गई है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 397 में एक कहा गया था कि FIRs मुख्तलिफ हो, दो मुख्तलिफ केसेस हो, एक में वो सज़ा काट रहा है, उसी दौरान उसको दूसरे में भी सज़ा हो गई है, तो इस सिचुएशन में ये कंसेक्यूटिवली चलेंगी, यानी पहले वाली ख़त्म होगी फिर दूसरी वाली लग जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उसको कंकरेंट कर सकती है। 397 ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। When a person already undergoing a sentence of imprisonment or imprisonment for life, कोई वो अंडरगोइंग सजा काट रहा है, किसी भी किस्म की हो सकती है, लाइफ भी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, या कोई दूसरी भी सजा हो सकती है, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट किधर गया, इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सच इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल कमेंस at the expiration of imprisonment or imprisonment for life to which he has been previously sentenced। ठीक है, ये सजा जो दूसरे केस में, अच्छा पहले केस में फॉर इंस्टेंस ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा था, सैंपल ले लेते हैं, दूसरे केस में भी इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड होगी, ठीक है। अब यहाँ तक ये कह रहे हैं कि पहले ये वाली लाइफ काटेगा, जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर ये दूसरे केस वाली लाइफ काटेगा, एक ख़त्म होएगी पहली वाली तो उसके बाद दूसरी वाली शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, unless the court directs that subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence। हाँ, अगर कोर्ट चाहे तो इसको कंकरेंट कर सकती है। लेकिन जो प्रैक्टिस में होता है ना, हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है कि बेशक ये डिफरेंट FIRs हैं, डिफरेंट केसेस हैं, जब एक में वो काट रहा है तो दूसरे में भी सजा हो जाना तो कोर्ट्स नॉर्मली उसको कंकरेंट ही कर देती होती है। लेकिन कानून में ये डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास
यहाँ पे तो 397 में कह रहे हैं कि एक ख़त्म होगी तो दूसरी चलेगी, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो इसको कंकरेंट कर सकती है। ठीक हो गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट by an order under section 123 in default of furnishing security is whilst undergoing such sentence sentenced to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the later sentence shall commence immediately। यानी वो अब ये वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने ये 123 में अगर किसी कोई सज़ा काट रहा है, वो ये होती है कि अगर किसी ने कोई बॉन्ड्स देने हो वो ना दे रहा हो तो इस वजह से उसको सज़ा दे सकते हैं 123 में। हैज़ बिन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ बाई एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 123 इन डिफॉल्ट ऑफ फर्निशिंग सिक्योरिटी इज़ वाइल्स्ट अंडर गोइंग सच सेंटेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू मेकिंग सच ऑर्डर। लेकिन उससे पहले अगर उसको किसी और ऑफेंस में सज़ा दे दी गई है, द लेटर सेंटेंस शैल कमेंस इमीडिएटली। तो इस सिचुएशन में ये लेटर वाली फ़ौरन ही शुरू हो जाएगी, साथ ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तो सज़ा सिर्फ माइनर सी है ना, उसने बॉन्ड ही शुरू करवाए इस वजह से। तो ये प्रोवाइड है। मेनली ये चलता है कि 2 मुकदमात जब 2 FIR डिफरेंट हो जाएंगी, 3 FIR डिफरेंट हो जाएंगी, तो उसमें प्रोसीजर ये कंसेक्टिव ही होंगी। अगर कोर्ट चाहे तो वो कंकरेंट कर सकती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में? अच्छा, ये 399 ये कन्फाइनमेंट ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स इन रिफॉर्मेटरीज, जो 15 साल से कम, 15 साल की एज बताइए ना, हाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको फिर वो कोर्ट चाहे तो वो जेल में नहीं भेजेगी। ये जो रिफॉर्मेटरी बनाए होते हैं बच्चों के, वहाँ पर रखा जाएगा। इस सेक्शन में ये कहा गया, व्हेन any person under the age of 15 years is sentenced to a criminal court to the imprisonment of an offence, the court may direct that such person instead of being imprisonment in a criminal jail में भेजने की बजाय shall be confined in any reformatory established by the provincial government as it, वो जो भी जगह बनाई होती है ना, 15 साल वाले जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो जजेस उनको जेल में इस तरह नहीं भेजते, वो इन जगहों पे भेजते हैं ताकि इनकी रिफॉर्म्स भी की जा सकें, या आइंदा वहाँ पे इनको वो हुनर वगैरह भी सिखाए जाते हैं, स्किल्स, ताकि बाद में इस किस्म के ये जराइम ना करें। तो ये 399 ये है। 400 रिटर्न, अब ये वारंट एग्जीक्यूशन का इशू किया था एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने कि सज़ा इनको देनी है, और वो वारंट जब सज़ा एग्जीक्यूट होती है तो वापस उस कोर्ट को भेजा जाता है कि जी अमल दरामद हो गया, एग्जीक्यूट हो चुकी है। व्हेन अ सेंटेंस हैज़ बिन फुली एग्जीक्यूटेड द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग इट शैल रिटर्न द वारंट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट इज़ इशूड with an endorsement under his hand certifying the manner in which the sentence has been executed। यानी वारंट इशू हो गया ना, तो वो वापस भी कोर्ट को आता है जब भी सज़ा उस पर फुल्ली अमल दरामद हो जाता है, वो सर्टिफिकेट लिख के देता है कि भाई हमने अमल दरामद कर लिया है इस पर। अब आ जाए जी चैप्टर नंबर 29, सस्पेंशन, रिमिशंस एंड कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंसेस। सज़ाओं को सस्पेंड करना, रिमिशन देना, रिमिशन में माफ़ करना सज़ाएँ, या फिर उनको कम्यूट करना, बदल देना, पहले किसी को डेथ है लाइफ में कन्वर्ट कर देना। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स इन्होंने दी हैं कि ये कर सकते हैं ये सारे काम। बड़ा इजी सा चैप्टर है, पढ़ने वाला है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दूँगा इसको, इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर में। Subsection 1, when any person has been sentenced to punishment of an offence, the provincial government की बात आ गई, may at any time without conditions or upon any conditions, या without conditions, कोई conditions भी लगा सकती है या without conditions भी कर सकती है, which the person sentence accepts, वो कहेंगी ये conditions है भाई आप एक्सेप्ट करते हो। अगर उस बंदे ने एक्सेप्ट कर ली, उस ऑफेंडर ने एक्सेप्ट कर ली, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस और रिमिट द होल, या तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको सस्पेंड कर देगी या रिमिट कर देगी, ख़त्म कर देगी, और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट, या उस पनिशमेंट का कोई एक हिस्सा टू विच ही हैज़ बिन सेंटेंस्ड। ये पावर किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। ये कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल हैव नो पावर टू सस्पेंड और रिमिट एनी सेंटेंस अवॉर्डेड टू एन ऑफेंडर अंडर चैप्टर 16। चैप्टर 16 कौन सा वाला? उसमें आ जाता है ऐसे ऑफेंसेस जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं, कत्ल और हर्ट वगैरह, वो जो चैप्टर 16 है बड़ा इंपॉर्टेंट।
उसमें ये पावर नहीं है ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड इफ़ एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय हिम इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ कारोकारी सियाकारी और सिमिलर अदर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। यानी इन वजहों से अगर किसी ने चैप्टर 16 के अंडर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि उसको रिमिट कर दे या उसको सस्पेंड कर दे उसकी सज़ा को। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन देना पड़ती है। सब सेक्शन 2 में ये बताया, व्हेनेवर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द सस्पेंशन और रिमिशन ऑफ अ सेंटेंस, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे रिक्वायर द प्रिजाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट बिफोर और बाई विच the conviction was had or confirmed to state his opinion as to whether the application should be granted or refused। एप्लीकेशन आपने किसको देनी है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? जिस कोर्ट ने वो सज़ा दी है उससे ओपिनियन मांगे कि भाई हम इसको रिफ्यूज़ करें या हम इसको ग्रांट कर दें इस एप्लीकेशन को, ये रिमिट करवाना चाह रहा है, ये सस्पेंड करवाना चाह रहा है। ठीक है, टुगेदर विद हिज रीजंस वो अपनी उसके वो ओपिनियंस भी देगा। And also to forward with the statement of the opinion certified copy of the record of trial or of such record, therefore वो अपनी ओपिनियन भेजेगा, ओपिनियन में रीजनिंग भी भेजेगा और उस केस का ट्रायल का सारा रिकॉर्ड भी भेजेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक हो गया। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? इफ़ एनी कंडीशन ऑफ विच a sentence has been suspended or remitted in the opinion of the provincial government not fulfilled, कंडीशनली कोर्ट ने कहा, अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है वो आपकी सज़ा को रिमिट कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं, ये कंडीशन है, आप बाहर निकल के ये काम नहीं करोगे, ये कोई कंडीशन लगाई, उसने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर ये पता लगा कि इसने फुलफिल नहीं किया ये वादा, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कैंसल द सस्पेंशन और रिमिशन और देयर अपॉन द पर्सन इन whose favor the sentence has been suspended or remitted may, if at large, be arrested by the police officer without warrant and remanded to undergo the unexpired portion of the state। उसको दोबारा अरेस्ट करवा के तो दोबारा चलो भी अपनी सज़ा पूरी करो, आपको एक हमने फेवर दी थी आपने उसको पूरा ही नहीं किया, तो ये काम होगा। आगे क्या है? 4 में द कंडीशन ऑन विच सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रिमिटेड अंडर दिस सेक्शन मे बी वन टू बी फुलफिल्ड बाई द पर्सन इन हुज फेवर दिस सेंटेंस, वो उसने उसकी फेवर में होगा। सब सेक्शन 5 क्या है? नथिंग हेयर इन कंटेन शैल बी डीम टू इंटरफेयर विद द राइट ऑफ द प्रेजिडेंट और फेडरल गवर्नमेंट व्हेन सच राइट इज डेलीगेटेड टू इट टू ग्रांट पार्डन्स। ये अब कह रहे हैं कि एक पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्डन ग्रांट करने की पावर है ना प्रेसिडेंट के पास, फिर फेडरल गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं ये सेक्शन उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, उनकी पावर्स स्टिल उनके पास हैं। 5A where a conditional pardon is granted by the president or in virtue of any powers delegated to it by the federal government, any condition thereby imposed or whatever nature shall be deemed to have been imposed by a sentence of competent court under this code and shall be enforced accordingly। वो कह रहे हैं कि अगर तो प्रेसिडेंट ने या प्रेसिडेंट ने अगर पावर दी हुई है फेडरल गवर्नमेंट को और उन्होंने कोई कंडीशन अपोज करके कोई सस्पेंड या रिमिट वगैरह सेंटेंस की थी, तो ये ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे वो कोर्ट ने जिसने सज़ा दी है उसने ये कंडीशंस लगाई हैं और उसको फुलफिल करवाया जाएगा। 6 the provincial government may by general rule or special order give directions as to suspension of sentence and the conditions of on which petition should be प्रेजेंट एंड डेल्ट विद। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्पेशल जनरल रूल्स वगैरह भी कह सकती है इसके लिए। पावर टू कम्यूट पनिशमेंट, अब ये कम्यूट करना, एक सज़ा है उससे हटा के दूसरी सज़ा देनी है, ये पावर भी पीछे हम क्या पढ़ के आ रहे हैं? सस्पेंशन एंड रिमिशन। अब यहाँ पे कम्यूट करने की बात आ रही है, किसी को डेथ है तो उसको लाइफ अवार्ड कर दो, किसी को लाइफ है तो उसको 10 साल कर दो, ये पावर है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड, जिस पर्सन को सज़ा हुई है उसके कंसेंट के बगैर ही कम्यूट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस और एनी अदर मेंशन आफ्टर इट, वो कर सकते हैं कम्यूट को, ये पावर दी गई है। डेथ, imprisonment life, rigorous imprisonment for a term not exceeding that to which he might have been sentenced, simple imprisonment or life of fine, तो वो इस किस्म की इनमें कन्वर्ट कर सकती हैं सज़ाओं को, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है। 402A सेंटेंस ऑफ डेथ, द पावर कन्फर्ड बाई सेक्शन 401 and 402 upon provincial government may in case of sentence of death also be
एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट, ये वो कह रहे हैं 401 और 402 वाली जो पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट भी एक्सरसाइज कर सकता है। 402 बी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ the president exercise the powers conferred thereby in a case where the president has passed an order in the exercise of his powers under the constitution grant pardon। वो कह रहे हैं कि अगर तो प्रेसिडेंट ने कोई पार्डन वगैरह या कोई उसने इस किस्म का रिमिशन वगैरह का कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी इजाज़त के बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती किसी भी किस्म की छेड़खानी उस सजा में। पहली बात। 402 सी remission or commutation of certain sentences not to be without consent। अब ये consent किन सिचुएशन में ज़रूरी है? देखें, ये वो कह रहे हैं पीछे हम जितने भी सेक्शंस पढ़ के हैं ना उनको एक साइड पर रखो। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ विक्टिम और एज द केस मे बी ऑफ द ईयर्स सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड अंडर। वही चैप्टर 16 वाली बात आ गई। वो कह रहे हैं कि चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जब चैप्टर 16 की बात आ गई ना, किसी को कत्ल किया है या किसी को कोई हर्ट कॉज की है, उस सिचुएशन में अगर तो हर्ट है तो उस विक्टिम और अगर तो कत्ल है तो उसके लीगल एयर्स उनकी कंसेंट के बगैर इसकी वो जो सेंटेंस है उसको ना तो रिमिट किया जाएगा, ना उसको सस्पेंड किया जाएगा, ना उसको कम्यूट किया जाएगा। यहाँ पे 402 में सी में क्लियरली बता दिया चैप्टर 16 के रिगार्डिंग। अच्छा, ये रेप वाली भी उन्होंने कर दिया। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल नॉट सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड अंडर सेक्शन 376 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। ये भी रिस्ट्रिक्शन आ गई कि रेप के केसेस में भी भाई नहीं करना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने छेड़खानी वो जो भी सज़ा दे दी गई है वो दे दी गई है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, ये बड़ा इजी सा था, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये पावर्स इस चैप्टर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी गई कि वो भी कर सकती हैं, सस्पेंड कर सकती हैं, कंडीशनल भी कर सकती हैं, अनकंडीशनल भी कर सकती हैं। मेन बातें इसमें ये हैं। एप्लीकेशन दी जाएगी किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। वो फिर आगे कंडीशन के लिए कंडीशनली कर सकती है, अनकंडीशनली कर सकती है। ट्रायल कोर्ट से वो ओपिनियन मांगेगी, ट्रायल कोर्ट उनको रिकॉर्ड भी भेजेगी। इसमें एक आ जाती है कि रेप के केसेस में या फिर ये चैप्टर 16 वाले, इनमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी, अदरवाइज वो कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सस्पेंड भी कर सकती है। इनमें तो विदाउट कंसेंट नहीं ना कर सकती।